हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इससे पहले वाले क्लास यदि आप लोगों ने देखा होगा तो 15 तक हम लोगों ने कर लिया था, जो था बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर था 15 का राइट आंसर था थर्ड, है ना, प्राधिकारिक। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 60 नंबर से 16 से 30 तक, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो जैसे सीटेट, रीट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, है ना। तो स्पेशल ये सीटेट के लिए भी है, जो CDP है। तो चलिए 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप सभी लोगों को मेरा इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ, और आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। 15 क्वेश्चंस का इसमें प्रैक्टिस करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं है। प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा, वार्तालाप। आंसर करें 16 का, आप लोग आंसर करें। 16 का राइट आंसर है 4। मैं आंसर बताता जाऊंगा और समझाते भी जाऊंगा। ठीक है, संरचनात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण तथा समूह परिचर्चा उपयुक्त उपकरण है, जबकि वार्तालाप संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है उपकरण संरचनात्मक आकलन, है ना, में प्रश्नोत्तरी और मानदंड संदर्भित परीक्षण और समूह चर्चा होती है। और होती कौन नहीं है, वार्तालाप नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं में पूछ रहा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वार्तालाप। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का आता है, अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। 17 का आप लोग आंसर करें। आपके अनुसार 17 का क्या आंसर होना चाहिए, आप बताइए। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। यह बाह्य और शैक्षिक और सांस्कृतिक वचन से होती है, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है, यह बाह्य है और संवेगिक विक्षोभ मीन्स बाधा से होती है, यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। 18 का आप लोग आंसर करें। तो 18 का राइट आंसर होगा सेकेंड, है ना। अधिगम अयोग्यता मीन्स निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से समान की ओर अग्रसर होता है। 19 का आप आंसर करें। 19 का राइट आंसर होगा सेकेंड, है ना। सेकेंड क्या कहता बताता हूँ। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। तो यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, यह आंसर नहीं होगा। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, ये तो नहीं होता। आप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, आप देखिए क्या सभी का जो विकास हुआ है वो समान दर से हुआ है? बिल्कुल नहीं। विकास विशिष्ट से समान की ओर अग्रसर होता है,
ये बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। तो क्या विशेषता है उपागम की, है ना। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। अब बताइए आपके अनुसार 20 का आंसर क्या होना चाहिए। मैं बताता हूँ 20 का राइट आंसर होगा थर्ड, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, है ना। तो उसमें अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी उपागम की विशेषता यही है कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, दूसरों से के सहयोग से बल देंगे तभी तो वो सामाजिक से जुड़ेगा। 20 नंबर यहाँ कहता है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना सामाजिक निर्मितिवादी उपागम की विशेषता है। इस प्रक्रिया के द्वारा दूसरों के अनुभव एवं सीखने का ज्ञान अर्जित कर व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। समझ गए होंगे। 20 का मैं डिटेल फिर से बताता हूँ, उसका मैंने समझाया नहीं था। तो 19 का राइट आंसर था क्या 2, है ना। यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आइए इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास निहित है। यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जो कि सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। कहाँ से होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को समान कक्षा में शिक्षित करना। इसका क्या होगा ऑप्शन? कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो 21 का राइट आंसर करें तो 21 का राइट आंसर होगा सेकंड, अधिकांश समय के लिए, है ना। समावेशन का तात्पर्य है, समावेशन का तात्पर्य क्या है? तो समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना क्या है? अधिकांश समय के लिए। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं। आइए, समावेशी शिक्षा में सभी बालकों के समानता के अधिकार को पहचानते हुए सभी बालकों मीन्स पिछड़े, विशेष आवश्यकता वाले या समान को एक साथ एक कक्षा कक्ष में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को नियमित में समान कक्षा में अधिकांश समय के लिए शिक्षित किया जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार इच्छा, भाषा अर्जन क्षेत्र। 22 का आंसर करें तो 22 का राइट आंसर होगा भाषा अर्जन साधन, है ना। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जातीय क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है। तो उसे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन साधन। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने प्रस्तुत किया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? चॉम्स्की ने। इनके अनुसार भाषा अर्जन साधन भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता मीन्स व्यवहारिक गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में ना क्या होता है इस नहीं पे ध्यान नहीं जाता और आंसर में आ जाता है यस वाला, तो आपका एक नंबर ऐसे ही चला जाता है।
तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर देता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? उर्जित, निर्दिष्ट, पृथक या सतत। 23 का आंसर करें तो 23 का राइट आंसर होगा। अब वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। 23 का राइट आंसर है 3 पृथक। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। अर्जित, निर्दिष्ट, प्रयास, सतत एवं लक्ष्य प्राप्ति आदि व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित विशेषता है। कौन कौन सा? अर्जित, निर्दिष्ट मीन्स निर्देशित, प्रयास, सतत मीन्स लगातार, अर्जित, निर्देशित, प्रयास, लगातार एवं लक्ष्य प्राप्ति आदि व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित विशेषता है, जबकि पृथक अलग है ना। पृथक का मतलब होता है अलग, तो पृथक अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। पृथक जो है वो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंध नहीं रखता है, और ये तीनों निर्दिष्ट, सतत, उर्जित रखता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। तो गैने द्वारा प्रस्तावित कौन सा उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। 24 का आंसर करें। 24 का राइट आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, समस्या समाधान अधिगम। आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों के पिता माने जाने वाले रॉबर्ट गैने के पदानुक्रमिक सिद्धांत में 8 स्तरों, कितना स्तर? 8 स्तरों, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, वो 8 कौन कौन है? अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिनियम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम का वर्णन किया। इसमें सबसे निम्नतम एवं उच्चतम स्तर पर क्रमशः संकेत अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम आता है। ठीक है। तो सबसे उच्चतम कौन है? समस्या समाधान। और सबसे निम्नतम कौन है? अधिगम। सबसे निम्नतम पे कौन है? संकेत अधिगम। सबसे निम्नतम पर है संकेत और सबसे उच्चतम पर समस्या समाधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? वंचित बालक की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है बताइए? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो 25 का आंसर करें। क्वेश्चंस भूल गए हैं तो क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़ें और उसका आंसर करें। तो 25 का मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। तो 25 का राइट आंसर होगा 2, है ना। क्वेश्चंस क्या कहा था? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, ये नहीं है। और है कौन कौन? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक डर से विकास के अवसरों को वंचित रखना। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। इसे हटा दो, आप इसे देख सकते हैं आराम से। वे बालक जो पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समान अवसर के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, इसका आंसर टिक कर देता हूँ। वंचित रह जाते हैं, वंचित बालक कहलाते हैं। इन्हें अपने जीवन में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी, मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट एवं विकास के समान अवसरों से वंचित रहना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, एक बालक जो किसी एक विशेषता, है ना, जैसे दुश्चिंतता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इस तरह का रहता है। यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। आनुवंशिकी के, वातावरण के, आनुवंशिकी और वातावरण के या परिपक्वता के। तो 26 का आंसर करें। तो 26 का राइट आंसर होगा आनुवंशिकी के, क्योंकि वो अभी भी है और बाद में भी रहता है। ठीक है।
वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं समझ गए? चलिए फिर से बताता हूँ। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मानव में है, उसका शादी हुआ, उसका बच्चा हुआ, तो वो उसमें जो प्रॉब्लम है उसके बच्चे में भी चला गया, है ना, तो उससे कहते हैं वंशानुगत, एक वंश से दूसरे वंश में जाना, ट्रांसफर होना। तो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पर आनुवंशिकता का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी बालक का किसी एक विशेषता में उच्च या निम्न होना बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहने पर आनुवंशिकी के महत्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, समग्रता और साकल्यता से, मीन्स संपूर्णता से। तो 27 का आप लोग आंसर करें। 27 का राइट आंसर होगा समग्रता और साकल्यता, मतलब संपूर्णता से। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो गया 4। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि समग्रता और साकल्यता प्रक्रिया द्वारा विकसित होते हैं। यह उपयुक्त सूचनाओं के द्वारा ग्रहण करने की क्षमता व प्रक्रिया के यह संवेदना एवं भावना का विकास सगे संबंधियों एवं अन्य के साथ संबंधों से विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन विकास क्षेत्र या अंतः व्यक्ति निष्ठता। 28 का आंसर करें तो 28 का राइट आंसर होगा आसन विकास क्षेत्र, है ना। इसका राइट आंसर है 3rd। आइए इसे और अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूं। चलिए, अब क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है। 3rd नंबर इसका आंसर है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाइगोत्स्की ने किसका प्रतिपादन किया था? सामाजिक सिद्धांत का। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो वह आसन विकास क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कहता है, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है? कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। संवेग जीव की अस्थायी अवस्था है। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। तो 29 का आंसर करें। 29 का राइट आंसर होगा 4। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजना की यह स्थिति पर्याप्त जटिल होती है जो किसी इच्छित व्यवहार को रोकने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है, जैसे जिज्ञासा, आश्चर्य, काम प्रवृत्ति, कामुकता आदि। यह मनोवैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो 30 का आप लोग आंसर करें। 30 का राइट आंसर होगा 4, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना।
समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन द्वारा एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है। समस्या समाधान के अंतर्गत समस्या को समझना, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण, संभावित समाधानों का परीक्षण एवं निष्कर्षों का निर्णय आदि सम्मिलित है। तो ये था 15 क्वेश्चंस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कैसा लगा और आप इससे कितना सीखें। यदि आप लोग थोड़ा भी इसे सीखते हैं हमारे वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें यहाँ तक देख चुके हैं तो, और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें और उन्हें भी बोलें वीडियो देखने के लिए आप उनसे लिंक शेयर कर दें। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए मेहमान आए हैं, वो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा और वीडियो को देखकर आप इससे अपने एग्ज़ाम्स में नंबर बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वीडियो देखें, है ना, आप उसका प्रैक्टिस करें, एक बार वीडियो 2 बार देखें। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नंबर बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट 15 या 30 क्वेश्चंस के साथ में, जो लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सारे का आएगा, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, सारे का पेडागोजी इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हमारे चैनल पे सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आपको देखना है आप वीडियो को देखें और अपना पढ़ाई चालू करें इस लॉकडाउन में, क्योंकि आप कहीं क्लास बाहर तो जा नहीं सकते हैं क्लास करने। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने मोबाइल से पढ़िए।